हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि नेटो अपने पुराने E3 सेंट्री एवैक्स को रिप्लेस करने के लिए अब साप के ग्लोबल आई एवैक्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंतर्गत कई कंट्रीज़ जो हैं इनको परचेज करने वाली हैं। फ्रांस ने पहले ही इंडिकेशन दे दिए हैं कि ये इनका नेक्स्ट एवैक्स होगा। तो E3 सेंट्री कंपेरेटिवली काफ़ी बड़े एवैक्स हैं और उनको रिप्लेस करने के लिए ये छोटे एवैक्स लिए जा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि ये कंट्रीज़ इन छोटे एवैक्स की तरफ क्यों आगे बढ़ रही हैं? क्या यहाँ पर डॉक्ट्रिन में शिफ्ट हुआ है? और ये चीज़ कॉन्साइड करती है इंडियन एयरफोर्स के डिसीजन से, जिसके अंतर्गत हम एडिशनल नेत्र मार्क 1 लेने वाले हैं जो कि छोटे एवैक्स हैं, और फिर नेत्र मार्क 2 लेंगे जो कि नैरो बॉडी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं। तो ये दोनों ही एवैक्स जो हैं साइज़ में छोटे हैं। वहीं पर अगर आप हमारे अर्लियर प्रोजेक्ट को देखेंगे जहां पर डोमेस्टिक एवैक्स कैप्स द्वारा बनाया जा रहा था, तो वो बड़े एवैक्स थे जो कि बोइंग 767 या फिर एयरबस के A330 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होते। तो उस प्रोग्राम को हमने डिले किया है और हम इन छोटे एवैक्स के साथ जा रहे हैं। सिमिलर चीज़ हमको यूरोप में भी दिखाई दे रही है, जहाँ पर बड़े एवैक्स को रिप्लेस करने के लिए साप ग्लोबल आई जैसे छोटे एवैक्स को देखा जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे कि इस शिफ्ट के पीछे क्या रीज़न है और क्यों ये स्ट्रेटजी कारगर साबित होगी। तो पहले हम ये आपको बता दें कि जो साप का ग्लोबल आई है ये दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल एवैक्स में आता है। यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया है ये बम्बार्डियर का ग्लोबल 6000 है, जो कि एक बिजनेस जेट है और फेमस है अपनी लॉन्ग रेंज परफॉर्मेंस के लिए और हाई सर्विस सीलिंग के लिए। तो ये एयरक्राफ्ट 50,000 फीट तक की ऊंचाई तक जा सकता है, जो कि इसको सिग्निफिकेंटली कैपेबल बनाती है दूसरे प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में। साथ में यहाँ पर एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो इस एवैक्स में आपको अराउंड 11 आवर्स का एंड्योरेंस मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है और मिड फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब नहीं दिया गया है। तो इसमें जो मेन रडार है ये गैन बेस्ड AES से रडार है और S बैंड की फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। यहाँ पर दोनों साइड्स से जो स्कैन एंगल आपको मिलता है ये 150 डिग्रीज का मिलता है। तो टोटल जो कवरेज एरिया है ये 300 डिग्रीज का हो जाता है। तो ये एक्सट्रीमली पावरफुल रडार है और 650 किलोमीटर की मैक्स रेंज तक टारगेट को ट्रैक कर सकता है। और क्योंकि जो प्लेटफॉर्म यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है ये हायर एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकता है, जिसकी वजह से ज़्यादा लॉन्ग रेंज की टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटी मिलती है। यूजुअली ये एवैक्स 30 से 35,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाई करते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर ये एवैक्स 30,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाई कर रहा है तो ये 450 किलोमीटर की रेंज पर टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है अगर वो फाइटर साइज़ हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आप 5,000 फीट की ऊंचाई बढ़ा देंगे और 35,000 फीट की ऊंचाई से टारगेट ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे तो ये सिमिलर टारगेट 550 किलोमीटर की रेंज में भी इंटरसेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पर थाउजेंड्स के अराउंड टारगेट्स एक बार में ट्रैक किए जा सकते हैं। साथ में क्योंकि ये S बैंड की फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं, इसलिए मिसाइल गाइडेंस लेवल का टारगेट रिजोल्यूशन मिल जाता है और इनके थ्रू आप मिसाइल भी गाइड कर सकते हैं, जो कि सिग्निफिकेंटली यूरोपियन प्लेटफॉर्म्स की कोलैबोरेटिव इंगेजमेंट की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है। बाकी कहा जाता है कि ये प्लेटफॉर्म लो ऑब्जर्वेबल टारगेट्स को भी ट्रैक कर सकता है और इवन लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को भी ट्रैक कर सकता है जो कि लोअर RCS वाले हों। तो अगर कोई क्रूज मिसाइल या ड्रोन खाली 200 फीट की ऊंचाई पर सरफेस से फ्लाई कर रहा है तो ये उसे 458 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट कर लेगा, जो कि एक ग्राउंड रडार 150 किलोमीटर की रेंज में कर पाएगा। बाकी इसमें दूसरी खास बात यह है कि ये मल्टी रोल एवैक्स है। तो यहाँ पर खाली एरियल टारगेट्स को ट्रैक नहीं किया जाता है बल्कि सी और सरफेस टारगेट भी ट्रैक किए जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर एक लियोनार्डो का सी स्प्रे 7500 V2 मैरीटाइम सर्विलेंस रडार भी दिया गया है, जो कि एक एक्सपेंड रडार है और सरफेस टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। सारा इमेज बना सकता है, GMTI मोड में काम कर सकता है और वहाँ का डेटा भी प्रोवाइड कर सकता है। साथ में यहाँ पर पैसिव सेंसर्स भी दिए गए हैं, जिसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर्स भी दिए गए हैं। बाकी सेकेंड एलेंट कैपेबिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये इंटेलिजेंस का काम भी कर सकता है। तो ये एक ऐसा एवैक्स है जो कि मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा खास बात है वो ये है कि इतने सेंसर्स लगे हुए हैं, उसी के हिसाब से डेटा प्रोसेसिंग भी है। तो वैसे तो आपको 5 के अराउंड क्रूज की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि ऑपरेटर्स होते हैं जो आ रहा प्रोसेस्ड डेटा है उसको वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन ये बिना क्रू के भी किया जा सकता है। इस लेवल का ऑटोमेशन यहाँ पर दिया गया है। तो ये काफ़ी कैपेबल एवैक्स है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। इसके कंपैरिजन में अगर आप नेत्र मार्क 1 की बात करेंगे तो वो साइज वाइज इससे भी छोटा है और वो एक रीजनल जेट पर बेस्ड है, जिसका एंड्योरेंस जो है 5 से 6 घंटे का ही है। लेकिन वहाँ पर एडवांटेज ये मिल जाता है कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ऐड करी गई है, जिसकी वजह से आप जो एंड्योरेंस है उसको बढ़ाकर 12 से 13 घंटे भी कर सकते हैं, जो कि ग्लोबल आई के बराबर आ जाता है।
लेकिन नेत्र मार्क 1 के केस में जो एंटीना साइज़ है वो थोड़ा छोटा है, साथ में जो स्कैन एंगल है वो भी थोड़ा छोटा है। तो नेत्र मार्क 1A जो है 240 डिग्री में टारगेट स्कैन कर सकता है 120 फील्ड ऑफ व्यू के साथ। वहाँ पर भी आपको टारगेट ट्रैकिंग रेंज 500 किलोमीटर के अराउंड की मिल जाती है और वो एयरक्राफ्ट भी 30 से 35,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाई करता है मैक्सिमम, लेकिन वहाँ पर आप 37,000 फीट ही जा सकते हैं, जो कि ग्लोबल आई के केस में 50,000 फीट है। नेत्र मार्क 1 में भी आपको सेगेंट एलेंट सेंसर्स मिल जाते हैं, 5 क्रू की रिक्वायरमेंट है, पर ग्राउंड टारगेट ट्रैकिंग के लिए कुछ नहीं है। साथ में ओवरऑल 200 के अराउंड ये टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, जो कि ग्लोबल आई के केस में 1000 पहुंचता है। तो एक छोटा एवैक्स है नेत्र कंपैरेटिवली, और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी उसी के हिसाब से कम आपको पड़ेगा। तो ऐसे छोटे एवैक्स का यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आप मल्टीपल ऐसे एवैक्स डिप्लॉय कर सकते हैं, आपके मल्टीपल सेंसर नोड का ये काम करेंगे, और एक बड़े एवैक्स के मामले में वल्नरेबल भी कम होंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम होगा, साथ में मेंटेनेंस भी कम होगी। तो ग्लोबल आई एक परफेक्ट बैलेंस है, वहीं पर नेत्र थोड़ा ज़्यादा छोटा हो जाता है, इसलिए हमारे द्वारा नेत्र मार्क 2 एवैक्स पर काम किया जा रहा है, जो कि 300 डिग्री की कवरेज भी आपको देगा, लॉन्गर एंड्योरेंस भी वहाँ पर आपको मिलेगा, और रेंज भी आपको ऑलमोस्ट ग्लोबल आई के बराबर मिलेगी। ऑल्दो सर्विस सीलिंग फिर भी ग्लोबल आई से कम ही रहेगी, जो कि 39,000 फीट तक की ही है, पर इतना हाई यूजली ये एवैक्स फ्लाई नहीं करते हैं। तो ये भी एस बैंड की फ्रिक्वेंसी पर काम करेंगे और कैपेबल होंगे मिसाइल ग्रेड ट्रैक को जनरेट करने के लिए और उनको गाइड करने के लिए। इवन नेत्र मार्क 1 भी ये काम कर सकते हैं। तो जो हम A50 फैल्कन जैसे एवैक्स इस्तेमाल करते हैं, जो कितने भारी बल्कि हैं, अब वैसे एवैक्स की रिक्वायरमेंट, क्योंकि सेंसर में एडवांसमेंट हो गया है, ज़रूरत नहीं है। एक छोटा एवैक्स इतना पावरफुल रडार कैरी कर रहा है, इतने सारे टारगेट्स को ट्रैक कर रहा है, एक सेंसर नोड की तरह काम कर रहा है, जो कि लेस वल्नरेबल है, शोकेस करता है कि छोटे एवैक्स के बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा हैं। और यही रीज़न है कि नेटो छोटे एवैक्स की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इंटरेस्टिंगली ये अमेरिकन ऑफर को डिच कर रहे हैं, जो कि बोइंग के E7 वेस्टेल का है। तो गोइंग फॉरवर्ड ऐसा लगता है कि DRDO के बड़े एवैक्स को बनाने की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसके बजाय मल्टीपल छोटे एवैक्स ज़्यादा कारगर साबित होंगे, क्योंकि आपको सेंसर्स के नंबर्स ज़्यादा चाहिए। बाकी डेटा फ्यूजन और डेटा प्रोसेसिंग एक की रोल प्ले करता है क्रू की रिक्वायरमेंट को कम रखने के लिए और बेटर पिक्चर पेंट करने के लिए। ये खासकर ज़रूरी हो गए हैं इस ड्रोन वॉरफेयर के एरा में, जहाँ पर बड़े नंबर्स में ये ड्रोन्स लॉन्च किए जाते हैं सैचुरेशन अटैक के लिए। तो आपको मल्टीपल सेंसर्स हवा में चाहिए। तो ये अप्रोच बेटर है कि आप एक एक बड़े एवैक्स को लेने के बजाय मल्टीपल छोटे एवैक्स का इस्तेमाल करें, और अगर उनको मल्टी रोल बनाया जाएगा तो ये और भी ज़्यादा बेहतर होगा, जैसे कि साब ग्लोबल आई के साथ अचीव किया गया है, जो कि ग्राउंड ट्रैकिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। फिलहाल इस केस में हम अपने बोइंग के P8 को इस्तेमाल करते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।